हेलो मेरे सुपर इंडियन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने आए हैं एक नई वीडियो में जिसका नाम है फिजिक्स के जो पेपर हैं उनमें आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रटे नहीं जाने चाहिए, इन्हें समझना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर होगा तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, देखो जरा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की, एक बात तो बता दूं, केवल सुन लोगे देख लोगे तभी आपको ये याद हो जाएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है ना, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के सदिशों में कितना कालांतर होता है। देखो समझो, पहले माइंड में बिठाओ। विद्युत चुंबकीय तरंग होती कैसी हैं, अगर आपने सुना हो उनके बारे में, ये इस प्रकार से चलती हैं, है ना, इस प्रकार से एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष इस प्रकार से गति करती हैं, इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से आपने सुना होगा और इसमें आपने फिगर देखा होगा। तो ये घूमती रहती हैं, ऐसे घूमती रहती है, रोटेट। तो एक तरफ तो होता है ई माने विद्युत क्षेत्र और एक तरफ होता है बी। फिर जब ये आगे बढ़ती हैं तो ये घूम जाती हैं, ये हो जाता है बी और फिर यहाँ पे हो जाता है ई। यानी ये ऐसा नहीं है कि ये 90 का कोण है, ये ई हो जाती है और ये हो जाती है बी। तो आपको देखने में कैसा लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन रियलिटी में ये जो लाइन है जेड ऐसी नहीं, लाइन ऐसी है, इस प्रकार से खड़ी। तो ई और बी के बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ये रोटेट होती रहती हैं। और वेग की दिशा कहाँ होती है, एक्स अक्ष। एक इसका फॉर्मूला भी था, v बराबर ई बटे, नीचे ई बनाओ, इसे मोड़ दो तो ई बटे बी याद करो, हिंट बन गया याद करने का इस प्रकार से। तो मेन इसका आंसर ये है कि इनमें कितने का कोण होता है, 90 डिग्री का। और आप जानते हो 90 का मतलब क्या होता है, 180/2, या 2 से 90 घटेगा ना 90, तो 180/2 कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा इसका, सी वाला, π/2। ठीक है, तो समझ में आया आपको। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को ई कहते हैं और बी में कितने का कोण होता है, π/2 का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता, देखो जो कह रहा है करूँ, एक बेलनाकार चालक बना लिया हमने कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। देखो हो सकता है पेपर में आया हुआ है तो प्रतिरोधकता लिखा है, विशिष्ट प्रतिरोध लिखा हुआ ना आए, तो जो आपको दोनों अक्षर याद होने चाहिए। प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध को कैपिटल आर कहते हैं, प्रतिरोधकता को रो कहते हैं। एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो मेन चीज समझिए था जरा आप लोग। आपने सुना होगा विशिष्ट प्रतिरोध रो जो होता है RA/L होता है, लेकिन इसमें किसी ना विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिग्मा 1/ρ। तो किस पे निर्भर करता है, तो जरा, तो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, चालकता बराबर आ रहा है आपको, त्रिज्या गुणा करिए, तो सिग्मा इंटू रो बराबर क्या आया, 1। तो 1 माने कुछ नहीं, तो एक तो ये है कि इनमें से कोई नहीं पे निर्भर करेगा, इधर कुछ है ही नहीं ना, इधर कुछ बचा ही नहीं। या ये समझो कि विशेष प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ का विशेष गुण होता है, चाहे आप लंबाई दुगनी करो चाहे चौगुनी करो, रो नहीं बदलता और ना सिग्मा बदलती है, तो दोनों का गुणनफल भी क्या रहेगा, नियतांक रहेगा। जैसे फिजिक्स में ऐसी 3-4 चीजें होती हैं, जैसे घनत्व, घनत्व को रो कहते हैं, है ना, सुना होगा, और व्यंग प्रत्यास्थ गुणांक, और ये जो विशेष प्रतिरोध वाला रो है, ये सब चीजें परिवर्तित नहीं होती हैं। चाहे आप तार को लंबा कर दो छोटा कर दो, अगर पदार्थ सेम है तो आंसर भी सेम रहेगा। यानी कि इसका आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार जरा देखो क्या कह रहा है, प्रतिरोधकता को रो कहते हैं, है ना, विशिष्ट चालकता को सिग्मा कहते हैं। ये दोनों, इसका फॉर्मूला ये होता है, त्रिज्या गुणा करो तो सिग्मा इंटू रो बराबर क्या है, 1। तो यानी कि कुछ नहीं, तो ना तो ताप निर्भर करता है ना पदार्थ पर, है ना, इनमें कोई नहीं। ठीक है, वैसे खाली गुणनफल कह रहा है तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है, सन तो मैंने नोट नहीं किया इसका। यदि x1 और x2 क्रमशः वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हो, सोचिए जरा, x1 तो वोल्ट मीटर, नाम से लग रहा है वोल्ट मीटर माने वोल्टेज नापेगा, है ना, और x2 इसका प्रतिरोध है। देखो प्रतिरोध सब में होता है, मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, तो कौन सा कनेक्शन है, तो सोचो x1 और x2 खुद प्रतिरोध हैं, ये वोल्ट मीटर का है, ये मिली वोल्ट मीटर का है, तो साफ साफ दिख रहा है वोल्ट मीटर ज्यादा होता है, मिली क्या होता है, कम। तो x1 का मान क्या होगा बताओ जरा, x1 का मान ज्यादा होना चाहिए, इसका मान कम होना चाहिए। तो कम होगा तो कौन सा, जो ज्यादा होता है उसकी तरफ हम क्या करते हैं, 2 मुंह खोलते हैं, है ना, चोंच खुली रहती है, मुंह खुला रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही बैठा है इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से।
ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, ये 100% सबका गलत होगा। दिए गए चित्र में परिनालिका में स्थायी धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। जरा समझिए, तो क्या है, ये एक कुंडली है, ये नीचे क्या है, इसका एक सेल है। ठीक है, अभी हमने सवाल नहीं पढ़ा पूरा, हम इसे देख रहे हैं। बड़ी प्लेट से धारा निकलती है, इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो हमारी धारा इधर जा रही है, वापस आएगी। इसका नाम इन्होंने ए रखा हुआ है, इसका नाम इन्होंने बी रखा हुआ है। तो क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में परिनालिका में, परिनालिका होती होगी, आगे बढ़ो, स्थायी धारा, इस लाइन को समझो, स्थायी धारा का मतलब है ना धारा बढ़ रही ना घट रही, ए से बी की ओर जा रही है, तो प्रेरित धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो आप क्या बता रहे हो, बी से, है ना। लेंज का नियम क्या कहता है, विपरीत, है ना। लेकिन नहीं, क्योंकि याद करो नियम क्या था, नियम ये था कि जब धारा प्रवाहित की जाए, स्टार्ट की जाए, या उसमें परिवर्तन किया जाए। यहाँ पर तो क्या कह रहा है, स्थायी धारा, तो हम आंसर लिखेंगे कि चूंकि धारा स्थायी है, स्थायी माने बदल नहीं रही है, बदल मतलब परिवर्तित नहीं हो रही है, अतः प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है, उत्पन्न नहीं होगी, नहीं बहेगी। यानी प्रेरित धारा कितनी रहेगी, 0, तो उसकी दिशा का तो मतलब ही नहीं है। प्रेरित धारा क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी, दिशा होगी नहीं। क्योंकि रूल क्या कहता है कि धारा प्रवाहित करना स्टार्ट की जाए या उसमें परिवर्तन किया जाए, तो विपरीत दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्थायी धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी कि चेंज नहीं करी, स्थायी धारा बह रही है, यानी कि एक समान धारा बह रही है, 10 बह रही है तो 10 ही बह रही है, तो उल्टी धारा बहेगी ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका लिखना है धारा प्रवाहित नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, धारा 0 होगी, प्रेरित धारा 0 होगी। थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है, वीडियो लंबी हो जाती है। आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थ्योरिकल नहीं है, इन्हें रट नहीं सकते, ये तो कुछ भी अगली साल अगली प्रकार से बना देगा, तो इनका बेसिक क्लियर होना चाहिए। विद्युत वाहक बल ई का एक सेल, अच्छा विद्युत वाहक बल का ई का एक सेल है, आर प्रतिरोध के सिरों से जुड़ा हुआ है। देखो आर प्रतिरोध, ये आर प्रतिरोध है, ये एक सेल है। अब सेल है तो उसके अंदर छोटा आर भी होता है, आंतरिक प्रतिरोध छोटा आर, ये सेल ई हो गया, जुड़ा हुआ है। सेल का टर्मिनल विभवांतर V है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक को बोलते हैं छोटा आर। छोटे आर का कोई सूत्र थोड़ा याद करना है, इनके पदों में लाना है, अभी कर देते हैं। देखो अपनी बातें याद करो जरा, आपका सूत्र था E बराबर V प्लस आई आर। सोचिए हमें छोटा आर निकालना है, तो V है ना, E को धल्लाओ, V को धल्लाओ, यहाँ पे प्लस हो रहा है V, तो यह आगे क्या हो जाएगा माइनस V, क्या रह गया आई आर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, R बराबर I को नीचे ले आओ, E माइनस V बट्टे I। हम बड़े खुश थे भाई, खत्म हो गया जी। लेकिन ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा, ओ माय गॉड, ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, ऑप्शन में तो आई है ही नहीं भाई कहीं भी। अच्छा फिर तो कमाने अक्कड़ बक्कड़ छोड़ो, तरीका देखो। तो हमें याद है एक ओम का नियम था रफ में, V बराबर I बड़ा R, यहाँ से I का मान निकालो, R यहाँ पे इंटू कर रहा है, बटे मिलाओ, तो V बटे क्या हो जाएगा R, I के स्थान पर लिख दो E माइनस V बटे R, छोटा R, तो ये नीचे वाला R कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, तो E माइनस V और R बटे V, छोटा R। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठा है, E माइनस V R बटे V, E माइनस V R बटे V। देखो इसमें 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 तो ये होना ही नहीं चाहिए, E माइनस V R बटे V। इसका आंसर क्या बैठा, सही C। अब आप कह रहे हो सर जी ऑब्जेक्टिव है जी, हल कौन कर रहा है, भैया मेरे रफ में हल ही करना पड़ता है। ठीक है, रफ में हल करे बिना आगे कर नहीं सकते आप। आगे बढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा टफ है, हल्का सा, है ना। दिखाइए कि हेनरी बटे फेराड की घात 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। तो अभी देखो कैसे करते हैं, सोचिए हेनरी और फेराड, देखो कितना आसान है, हल करना पड़ेगा तो, है ना। सॉल्विंग आया हेनरी बटे फेराड की घात 1/2। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, हेनरी होता है एल का मात्रक,
या m कह दो। फेरड होता है c का मात्रक, c माने धारिता, √L/c। अब आपको रखो यहाँ पे L का सूत्र याद होना चाहिए, E/ΔI/ΔT। नीचे वाला कहाँ पहुँचेगा? ऊपर। तो L के स्थान पे क्या आएगा? E/ΔT/ΔI। तो E/ΔT/ΔI कठिन नहीं है, ये सब बच्चों को पता है, हम ही रह जाते हैं पीछे यार। C का फॉर्मूला होता है धारिता का Q/V। ठीक है, अब देखो V वाला कहाँ पहुँचेगा? सबसे ऊपर, और Q वाला कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पर। तो कितना आ गया अंडर रूट के अंदर? E/ΔT/V/ΔI/Q। कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर रहे हैं, सीखो जरा था। देखिए हमने क्या किया, हेनरी माने होता है फेरेड गुणांक का फॉर्मूला, फेरेड माने होता है C का, 1/2 का मतलब है अंडर रूट। L का सूत्र खोला, E/ΔI/ΔT, इसे ऊपर लिया है, ΔT और ΔI यहाँ रख दिया, C का फॉर्मूला Q/V, V ऊपर लिया है, Q यहाँ पर आ गया। अब E का सूत्र खोलो, E माने E और V एक ही बात है, फॉर्मूला होता है IR। तो I/R, ΔT भी है, V के सामने खोलो I/R, और नीचे ΔI, और Q के सूत्र खोलो I/T। सूत्रों पे जिसका सूत्र क्लियर होंगे वो सब कर देगा काम। अब मात्रक लगाओ, I का मात्रक एम्पियर, R का मात्रक ओम, या चलो R रहने दो, ठीक है ना, चलो ओम लिख दो, मर्जी आपकी, ओम। ΔT का मात्रक सेकंड, राइटिंग में मत जाओ, राइटिंग तुम सही कर लेना। I का मात्रक एम्पियर, R का मात्रक ओम, ΔI का मात्रक एम्पियर, फिर I का मात्रक एम्पियर, डेल्टा तो कोई मतलब नहीं होता मात्रक, और T का मात्रक सेकंड। अब देखो सेकंड से सेकंड मर गया, एम्पियर ने एम्पियर को खा लिया, एम्पियर ने एम्पियर को मार डाला, अंदर क्या बचा? ओम और ओम, 2 बार आ रहा है ओम, ओम इंटू एम। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है? जो 2 जोड़े होते हैं उसको एक बार लिख देते हैं। तो ओम और ओम का क्या निकल आएगा? ओम। और ओम किसका मात्रक है? आर का, यानी प्रतिरोध का। तो सिद्ध हो गया कि अंडर रूट हेनरी बटे फेरेड की घात 1/2 किसका मात्रक के समान है? ओम। ठीक है, एक बार फिर से बता दें, हेनरी माने L, फेरेड माने C। L का फॉर्मूला खोला E/ΔT/ΔI, C का खोला Q/V, V ऊपर पहुंचा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, मात्रक ना खेल कर। क्या कर सकते थे कि ΔI से I कट गया, I से I कट गया, ΔT से T कट गया, तो कितना रहा? R का स्क्वायर, R और R दोबारा आ रहा है, तो R का स्क्वायर क्या निकलेगा अंदर? R। अगर मैं काट देता तो फिर आप मेरी जान खा जाते कि जी डेल्टा से I कैसे कट गया, डेल्टा कहाँ चला गया, मात्रक की तो है। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, बस थोड़ा सा उसे और देख लेते हैं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, तो समझते हैं। यदि E 2019 में आया हुआ है, E तथा H विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं, तो डरना नहीं, विद्युत क्षेत्र को तो उन्होंने E बोला हुआ है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, E ही बोलते हैं, और H को बोला उसने चुंबकीय क्षेत्र। वैसे हम लोग इसे B बोलते थे, है ना, वैसे B के 2 टुकड़े होते हैं, क्षेत्र इसको H बोलते हैं। चलो उसकी बात मानो, तो E/H का मात्रक क्या है? तुम करो अजी सर जी, बहुत ही आसान है, E/H, है ना। E का तो आपको याद था न्यूटन प्रति कूलम, और H का मतलब फेरेड, वो जो वेबर क्या था, टेस्ला, गॉस। तो यार ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। तो अब E/H अपनी सुविधा के लिए हम इसे B ले लेते हैं, E/V, है ना। तो E/V जो है कैसे करें हम? E/V जो होता है, ऑप्शन क्या होगा? क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र को, है ना। सोचो जरा, आप लोग दिमाग लगाओ।